नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे झारखंड में जलवायु परिवर्तन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत आसान तरीके से हम पढ़ेंगे। अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं तो आपको दूसरी बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इससे बहुत ईजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। झारखंड में जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है और खासकर जेपीएससी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जेपीएससी में इससे 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने झारखंड में आपदा प्रबंधन और पर्यावरण संबंधी तथ्य और झारखंड प्रदूषण को पढ़ लिया था। अगर आप लोगों ने उन सारे वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे लिंक मिलेगा, वहाँ से आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप उन सारे वीडियो को देख लिए हैं तो आपको ये पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सारे जो टॉपिक हैं ना एक दूसरे से लिंक्ड है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ के पढ़ना चाहते हैं, जेपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो आज ही हमारे स्टडी टेबल चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड को शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, अगर आपके पास समय कम है और आप चाहते हैं अधिकारी बनना या फिर आप जॉब करते हैं तो आप हमारे हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने हैंड रिटन नोट्स को बहुत उम्दा तरीक़ों से बनाया हुआ है, ठीक है। आप कम समय में बैठकर हमारे नोट्स से जेपीएससी की अच्छे खासा तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं जानता हूँ समय आपके पास कम होता होगा तो आप नोट्स बना नहीं सकते हैं, समझ रहे ना। और नोट्स बनाने में 2-2 4 महीने लग जाते हैं। अगर आप बुक से पढ़िएगा तो बुक भी उतना मोटा मोटा बुक है और क्या क्या पढ़ना है मालूम ही नहीं। तो मैं अपने नोट्स में पूरा आसान तरीके से बताया हुआ हूँ और पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ हूँ। अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप पेपर 2 में अच्छा स्कोर करके आएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। झारखंड में जलवायु परिवर्तन, आप जानते हैं जलवायु परिवर्तन कितनी बड़ी समस्या है, कितनी बड़ी चुनौती है। विश्व पटल पे भी इसका निदान के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो झारखंड में भी लाजिम सी बात है चलाई जाएंगी, ठीक है। तो देखिए, विश्व भर में जलवायु परिवर्तन एक गंभीर समस्या बन चुका है, ठीक है, जिसके निपटने के लिए विश्व पटल पे सभी देश एकजुट होकर एक मंच पे आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन से क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, ठीक है, क्या क्या हानियाँ हो सकती हैं, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि पर्यावरण पर जलवायु का प्रभाव क्या पड़ेगा। तो आप समझ रहे हैं पर्यावरण पे जलवायु का प्रभाव, जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग कैसे बढ़ती है, जैसे कि CO2 की मात्रा ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है। CO2 की मात्रा पर ज़्यादा बढ़ रही है, संसाधनों का दोहन हो रहा है, फिर नगरीकरण बढ़ रहा है, शहरीकरण बढ़ रहा है, औद्योगिकरण बढ़ रहा है, ठीक है, जिसके कारण बहुत सारे धुएँ निकल रहे हैं, जिसमें CO2 निकल रहा है, मीथेन निकल रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रहा है, CFC निकल रहा है। तो ये सारे जो धुएँ हैं या फिर रासायनिक जो वायु प्रदूषक है, ये क्या कर रहे हैं, वातावरण के टेम्परेचर को बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। यही सब अम्लीय वर्षा का कारण हो जाते हैं, वायु प्रदूषण के कारण हो जाते हैं, समझ रहे हैं आप। अब ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा तो जल स्तर में वृद्धि आ जाएगी, समझ रहे हैं आप। जिससे क्या होगा कि बर्फ़ पिघलने लगेगा, बर्फ़ पिघल के जल स्तर में वृद्धि आ जाएगी तो बहुत सारे जो तटीय जो क्षेत्र हैं वो डूबने लगेंगे, ठीक है। बाढ़ आ सकता है, सूखा पड़ जाएगा कहीं, ठीक है, कहीं कहीं बादल फट जाएगा, ठीक है। जैव विविधता में कमी आ जाएगी। जैव विविधता मतलब जहाँ बारिश होना है वहाँ बारिश नहीं होगा, जहाँ जहाँ पानी होना है वहाँ पानी नहीं होगा, जहाँ सूखा पड़ना है वहाँ ज़्यादा बारिश हो रहा है। इस टाइप का आ जाता है ना। जैसे कि कहीं पे कम बारिश होता है वहाँ ज़्यादा बारिश हो गई, बाढ़ का रूप धारण कर ली, ठीक है। जैव विविधता वाले क्षेत्र में बाढ़ आ गया, सब जैव विविधता नष्ट हो गई। तो इससे प्रभावित होते हैं वातावरण में, ठीक है। वातावरण में पर्यावरण जो है जलवायु से इस तरीके से प्रभावित होता है, ठीक है। अब आर्थिक प्रभाव कैसे पड़ता है, ठीक है। आर्थिक प्रभाव को देखेंगे आप। आर्थिक प्रभाव में क्या है, तो विकास कार्य अवरुद्ध हो जाएगा। विकास कार्य मतलब जो भी विकास कार्य है, विकास कार्य में अगर देखा जाए तो कृषि हो गया, कृषि आधारित जो जो उद्योग हैं वो हो गए, जैसे लकड़ी उकड़ी पे आधारित जो उद्योग हैं वो हो गए। तो भाई वर्षा होगी नहीं, ठीक है, सूखा पड़ जाएगा, ठीक है। तो कैसे होगा, तो कृषि में कमी आ जाएगी, कृषि में कमी आ जाएगी तो आर्थिक विकास रुक जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं आप। जो हम लोग अप्रत्यक्ष रूप से अगर या फिर प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो जलवायु परिवर्तन से जुड़े हुए हैं, समझ रहे हैं ना। ये कहीं ना कहीं हम ही लोग को नुकसान कर रहा है या और हमारे पर्यावरण को ही नुकसान कर रहा है, तो इसे सुधारना हमारा कर्तव्य है। और विश्व पटल पे बहुत सारे देश एक साथ मिलके इस जलवायु परिवर्तन के निपटाने के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि आर्थिक दृष्टिकोण से विकास कार्य अवरुद्ध हो जाएगा, नियोजन स्वरूप में परिवर्तन हो जाएगा। नियोजन में आप समझ ही रहे हैं कि जो हमारा कृषि क्षेत्र है उसमें बहुत सारे जो युवा हैं वो अपना रोजगार लेते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा अगर रोजगार देखा जाए तो कहाँ मिलता है, तो कृषि क्षेत्र में मिलता है। अगर कृषि क्षेत्र ही ना रहे, ठीक है, सूखा पड़ जाए, ठीक है, अम्ल वर्षा से भूमि अम्लीयकरण हो जाए, तो जिससे नियोजन जो स्वरूप है में उसमें परिवर्तन आ सकता है, बेरोजगारी बढ़ सकती है, समझ रहे हैं। तकनीकी को नुकसान होगा, ठीक है। जो भी औद्योगिक क्षेत्र हैं जो यहाँ तक कच्चे माल पे डिपेंडेंट है, ठीक है, किसानों के ऊपर, और तो उनका जो औद्योगिक नुकसान हो जाएगा, औद्योगिक में जो तकनीकी नुकसान है वो हो जाएगा, समझ रहे हैं आप। बात सब एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। और सामाजिक स्तर पर देखेंगे, सामाजिक स्तर पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। अब समझिए कहीं बाढ़ आ गया तो वहाँ के लोगों को जान मान की हानि हो गई, कहीं पे सूखा पड़ गया तो वहाँ पे भी जान मान की हानि हो गई, खाद्यान्न की कमी हो जाएगी तो जिससे बेरोजगारी बढ़ जाएगी, ठीक है। सूखा पड़ गया, उत्पादक क्षमता कम हो गई तो बेरोजगारी की समस्या लाजमी है कि बढ़ जाएगी, ठीक है। गरीबी बढ़ जाएगी, कुपोषण बढ़ जाएगा, आदमी को खाने के लिए अन्न नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं आप।
तो मृत्यु दर बढ़ जाएगी, लोग मरने लगेंगे कुपोषण से, अन्न ना मिलने के कारण, ठीक है। प्रदूषण बढ़ जाएगा, ठीक है। लोग एक दूसरे मतलब एक जगह से दूसरे स्थान पे जाने लगेंगे सर्वाइव करने के लिए। तो ये सब जलवायु परिवर्तन के प्रभाव हैं। इससे निपटने के लिए झारखंड सरकार भी बहुत सारे कदम उठा रही है, जिसको हम नीचे देखेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब मैं इस डायग्राम से आप देख सकते हैं कि एक साइकिल चलता है। किस टाइप से साइकिल चलता है? जैसे समुद्र का पानी है, समुद्र का पानी गर्मी के कारण भाप बन के जल वाष्प में मिलता है, ठीक है। यही जल वाष्प जाके बादल बनता है, यही बादल हमारे वातावरण में आता है और वातावरण को शुद्ध करता है। और खेती के लिए ये बहुत लाभदायक होता है, समझ रहे हैं ना। बहुत सारे जो क्षेत्र हैं, बहुत सारे जो हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वो कृषि के ऊपर ही निर्भर करते हैं, समझ रहे हैं आप। और फिर अगर ये जो ग्लेशियर है, ग्लेशियर भी ज़्यादा अगर गर्मी बढ़ेगा तो ग्लेशियर भी पिघल के भूमि स्रोत के जरिए, ग्राउंड वाटर के जरिए आता है, जिससे हम मतलब पेयजल कहते हैं, पेयजल के लिए जिसका उपयोग किया जाता है। आप समझ रहे हैं ना। ये सब एक सर्कल है। आप समझ लीजिए कि यही एक वातावरण है और इसी में जलवायु परिवर्तन हो गया। अगर आप समझिए कि ज़्यादा हो गया, ज़्यादा अगर गर्मी हो गई तो वाष्पीकरण ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। जल वाष्प बनेगा, जलवायु में बहुत सारे जो धुएं हैं वो पहुंच जाएंगे, जिससे अम्ल वर्षा हो जाएगी, भूमि बंजरी हो जाएगी, मतलब अम्लीकरण हो जाएगी, ग्लेशियर पिघल जाएगा, ठीक है। जो तटीय क्षेत्र है वो डूब जाएंगे, समझ रहे हैं ना आप बात को। तो ये स्थिति हो जाएगी, समझ रहे हैं आप। चलिए हम इसके कारण को देखते हैं कि इसके कारण क्या क्या है, जलवायु परिवर्तन के कारण क्या क्या है। अगर आप समझ गए इस डायग्राम से कि क्या साइकिल है और क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या, ठीक है। चलिए देखते हैं कि कारण क्या क्या होंगे, ठीक है। पहला नंबर तो ग्रीन हाउस गैस का बढ़ना, ठीक है। जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण है कि ग्रीन हाउस गैस बढ़ रहा है। ग्रीन हाउस में सबसे ज़्यादा जो गैस आते हैं वो CO2, CH2, CFC, N2O, ओजोन और जल वाष्प, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, जो वाटर है वो, तो आप याद रखिए इसको। आप इसी क्रम में याद रखिएगा, क्योंकि इससे पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो ग्रीन हाउस इफेक्ट किस गैस से होता है। तो आप याद रखिएगा कौन? तो CO2, फिर उसके बाद मीथेन, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड, फिर ओजोन और फिर जल, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। जैसे अगर देखा जाए तो CO2 कहाँ से निकलती है? अगर ईंधन का दोहन होगा, मतलब ईंधन को जलाएंगे हम लोग, तो उससे CO2 निकलेगा, समझ रहे आप। अब ये मीथेन कहाँ से निकलता है? तो मीथेन आप समझ लीजिए धान के खेत से निकल गया, ठीक है। धान का खेत हो गया, मलमूत्र हो गया, जो भी मवेशियों के मलमूत्र हो गए, उससे निकलता है मीथेन गैस। CFC आप समझ ही रहे हैं, रेफ्रिजरेटर है, जो आधुनिक आजकल तकनीक आ गई है, उस सारे से जो CFC निकलता है, समझ रहे हैं आप। नाइट्रस ऑक्साइड समझ ही रहे हैं, जो भी दोहन हुआ या फिर अच्छा खासा दोहन नहीं हो पाया, अगर कोई जल नहीं पाया अच्छे से ईंधन, तो उसके कारण जो निकलते हैं। फिर ओजोन आप समझ ही रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा, उष्मा और रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा उत्पन्न होते हैं। फिर आप सागरों के द्वारा जल समझ ही रहे हैं, ठीक है। तो ये सब हैं, यही सब जो ग्रीन हाउस गैस हैं, और यही ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होगा? जो भी ग्लेशियर है पिघल जाएंगे, ठीक है। ग्लेशियर पिघल जाएंगे तो जल स्तर में वृद्धि हो जाएगी। जल स्तर में वृद्धि होगी तो इसका मतलब समझ रहे हैं, जो भी हमारे तटीय क्षेत्र हैं वो डूबने लगेंगे, ठीक है। तटीय क्षेत्र डूबने लगेंगे, ओजोन का क्षरण हो जाएगा, ठीक है। ओजोन जो क्षेत्र है उस मतलब ओजोन जो हमारा अल्ट्रावायलेट जो किरण से हमें सुरक्षित करता है, उसमें क्षरण होना स्टार्ट हो जाएगा CFC से। CFC सबसे बड़ा मतलब एक रोल अदा करता है, ठीक है, ओजोन क्षरण में। तो इसके बहुत सारे इफेक्ट हो सकते हैं जो हमारे ऊपर अप्रत्यक्ष रूप से पड़ेंगे, समझ रहे हैं आप, ठीक है। अब देखते हैं, फिर लगातार वनों की कटाई चल रही है। वनों की कटाई से क्या होता है? भूमि अपवर्दन हो जा रहा है, ठीक है। जो भी उपजाऊ भूमि है वो बह के नदियों में चली जा रही है, नदियों से समुद्र में चला जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है? बंजरीकरण बढ़ जा रहा है, पैदावार की कमी हो जा रही है, बेरोजगारी हो जा रही है, भुखमरी हो जा रही है, समझ रहे हैं आप। और देखिए थर्ड क्या है? शहरीकरण। अब शहर धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। शहरीकरण बढ़ रहा है, जिससे पेड़ों की कटाई भी हो रही है, उद्योग भी लग रहे हैं, लोग नए नए घर बना रहे हैं, ठीक है। और जनसंख्या भी देखिए, फिर लास्ट में क्या है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जनसंख्या वृद्धि हो रहा है। जनसंख्या वृद्धि होगा तो संसाधनों का दोहन भी बढ़ेगा, देखिए संसाधनों का दोहन बढ़ेगा और महामारी फैल सकता है। आप समझ रहे हैं ना। रोजगार की कमी आ सकती है, खाद्यान्न में कमी आ सकती है, ठीक है। मतलब कि एक अगर भौगोलिक क्षेत्र पे दबाव बढ़ जाएगा, औद्योगिक क्षेत्र का बढ़ना, औद्योगिकरण बढ़ रहा है, कल कारखाने बढ़ रहे हैं, जिससे निकलने वाले धुएं से वायु प्रदूषण हो रहा है, उसके अवशिष्ट से भूमि प्रदूषण हो रहा है, उसके अवशिष्ट को बहा रहे हैं नदी में तो जल प्रदूषण हो रहा है। तो ये सभी कहीं ना कहीं हमारे जीवन को इफेक्ट कर रहे हैं और पर्यावरण जो जलवायु परिवर्तन है उसको इफेक्ट कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप। जिसके कारण क्या आ जाता है? बाढ़ हो जाएगा, सूखा हो जाएगा, बादल फट जाएगा, भूकंप आ जाएगा। तो ये सब किसके कारण है? तो ये सब जलवायु परिवर्तन के ही कारण है, ठीक है। चक्रवात आ रहा है, जिससे जान माल की हानि हो जा रही है, तो इसे रोकना बहुत ज़रूरी है और इसे कम करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं। और ये मैं आपको बता दिया हूँ, ये PT में
पीटी में इससे बहुत मतलब कि 2-4 क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, मगर मेंस के लिए बहुत उपयोगी है, ठीक है। आप समझ जाइए, एक बार मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। मेंस में ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और पर्यावरण संबंधित क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि जलवायु परिवर्तन को अपने शब्दों में परिभाषित करें और क्या क्या कारण है, उसका निवारण कैसे कर सकते हैं हम, इसको आप समझावें, तो आप ये जो मैं आपको बताया हूँ, समझाया हूँ, ऐसे डायग्राम बना के आप उसके प्रभाव को समझा सकते हैं, उसके कारण को लिख सकते हैं, तो आपको अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा। समझ रहे हैं आप, ठीक है। इसी टाइप से मैं अपना नोट्स बनाया हूँ, देख रहे हैं आप मेरे, मैं अपने कैसे नोट्स बनाया हूँ, एक पॉइंट से मैं बनाया हूँ, ठीक है। तो देख सकते हैं मैं पूरा पॉइंट टू पॉइंट लिखा हूँ। और अगर आप मेंस की तैयारी करते हैं तो मेरा नोट्स तो आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि इसमें समझ रहे हैं आप, पॉइंट टू पॉइंट लिखा हूँ मैं, देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम जलवायु परिवर्तन का प्रभाव हमारे झारखंड क्षेत्र में, ठीक है, कि जलवायु परिवर्तन का जो प्रभाव है हमारे झारखंड में किस प्रकार से पड़ रहा है और क्या क्या परेशानियों का सामना हमारी भारत सरकार को करना पड़ रहा है और झारखंड सरकार को क्या करना पड़ रहा है, ठीक है, सबको देखेंगे। और हमें व्यक्तिगत तरीके से क्या क्या परेशानियां झेलने को मिल रही हैं जलवायु परिवर्तन से, सबको हम देखेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं कि मैंने नोट्स को किस तरीके से बनाया हुआ है, एक एक पॉइंट को लिखा हुआ है, देख रहे हैं आप। अगर आप चाहें ना तो मेरे नोट्स को आप आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये नोट्स एकदम उम्दा तरीके से बनाया गया है और देख ही सकते हैं आप, एक एक पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है। ये मेंस के लिए आपको बहुत उपयोगी होगा, ठीक है। पीटी के लिए तो है ही, मगर मेंस के लिए तो ये रामबाण है। समझ रहे हैं आप, एक एक पॉइंट लिखा हुआ है जिसको आप देख के एक मेंस का एक अच्छा आंसर राइटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्या मैं आपको बताऊँ, तो हम स्टार्ट ही कर देते हैं, आपको समझा लेते हैं। आप भी कह रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा समय लेते हैं सर। तो चलिए देखते हैं हम कि झारखंड का जो उत्तर पश्चिमी जो भाग है वो यहाँ पे वर्षा नहीं होता है, ठीक है। ये जो क्षेत्र है यहाँ पे वर्षा नहीं होती, यहाँ पे सूखा ज़्यादा हो जाता है, सूखा के कारण यहाँ उत्पादन क्षमता कम हो जाती है, यहाँ के लोग में बेरोजगारी ज़्यादा है, समझ भुखमरी ज़्यादा हो जाती है। तो ये सब किसके कारण है, तो जलवायु परिवर्तन के कारण है। यहाँ पे वर्षा के टाइम में वर्षा नहीं होता है, ठंडी के दिन में वर्षा हो जाएगा, ठीक है। तो बेटाइम वर्षा होता है, टाइम पे वर्षा नहीं होगा, जिसके कारण सूखा पड़ जाएगा, समझ रहे हैं आप। और पहला तो कारण हो गया। फिर यहाँ लू चलती है, गर्मी के दिन में यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगता है, लू चलने लगता है, गर्म हवाएं चलती हैं, जिससे लोगों में क्या होता है, बीमारियाँ पैदा हो जाता है, समझ रहे हैं ना आप। महामारी फैलने का खतरा रहता है, ठीक है। अगर और इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वाष्पीकरण सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। गर्मी ज़्यादा पड़ेगा तो यहाँ के जल ओल में जो है ना वाष्पीकरण ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि नहीं होता है, गर्मी के टाइम पे चिपचिपाहट टाइप की गर्मी आ जाती है, समझ रहे हैं आप, चिपचिपाहट टाइप की, चारों तरफ से पसीना निकलेगा, उमस टाइप का हो जाता है, ठीक है। जिसके कारण क्या हो, बीमारियां बढ़ेगा तो जीवन प्रत्याशा कम हो जाएगी और महामारी फैलने का खतरा है, समझ रहे हैं ना आप। ये सब इसके किसके प्रभाव हैं, तो सब जलवायु परिवर्तन के प्रभाव हैं। जैसे वातावरण में नमी की मात्रा कम हो जाएगी, नमी कम हो जाएगा तो यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं सूखने लगेंगे, ठीक है। आग लगने की घटना हो सकती है, ज़्यादा सूखे हुए पेड़ पौधे रहते हैं, जैसे जंगल वंगल हो गया तो वहाँ लकड़ियों में घर्षण के कारण आग लग जाती है, और अगर ज़्यादा सूखी लकड़ी है तो सबसे ज़्यादा आग विकराल रूप धारण कर लेती है, ठीक है। और यही इसी से CO2 निकलेगा, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा। आप समझ रहे हैं ना, सब एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। वैसे तो अगर मैं देखूं तो एक और पॉइंट देख लीजिए कि जो औसत तापमान है हमारे यहाँ जो मतलब 25 डिग्री सेल्सियस है पूरे झारखंड में, और सर्वाधिक जो गर्मी है हमारे यहाँ कहाँ पड़ती है, तो ये जमशेदपुर में पड़ती है। और जो हमारा लूम मुक्त जो क्षेत्र है वो कौन है, जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है वो लूम मुक्त है, ठीक है। तो ये सब भी पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मैं पॉइंट टू पॉइंट करके लिख दिया हूँ, ये भी क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं कि झारखंड का औसत तापमान कितना है, तो 25 डिग्री सेल्सियस। सर्वाधिक गर्मी कहाँ पड़ती है, तो कहाँ, जमशेदपुर, ठीक है। तो ये सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो इसको भी मैंने लिख दिया है, आप देख सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव क्या क्या है झारखंड में, ठीक है। और झारखंड सरकार इससे निपटने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चला रही है, ठीक है। चलिए अब जलवायु परिवर्तन पर स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। झारखंड में देखिए स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, स्वच्छ वायु नहीं मिल रहा है, स्वच्छ पेयजल नहीं मिल पा रहा है। आप देखते होंगे जो भी आपके यहाँ अंडरग्राउंड वाटर है उसमें बहुत सारे इम्प्यूरिटी आते होंगे, जैसे कि किसी में पारा की मात्रा ज़्यादा होते होगा, किसी में लोहा की मात्रा ज़्यादा हो जाती होगी, ठीक है। दूषित पानी है, जिससे हमारा क्या होता है, स्वास्थ्य खराब हो जाता है, बहुत सारी बीमारियाँ पकड़ लेती हैं हमें, ठीक है। तो इस टाइप से है। और क्या है, स्वास्थ्य मानकों में गिरावट आ रहा है। स्वास्थ्य मतलब अगर स्वच्छ शरीर देखा जाए तो किसी का स्वच्छ शरीर है ही नहीं, किसी न किसी क्या बोलते हैं रोग से वो ग्रसित है। और सबसे ज़्यादा देखिए मलेरिया, ठीक है। मलेरिया के जो 2009 में हमारे यहाँ मामले कितने थे, 0 थे, लेकिन 2011 में इसके 32 मरीज को मतलब नोटिस किया गया है, समझ रहे हैं आप। मलेरिया के जो मामले थे 2009 में 0 थे, मगर अगर 2011 में इसका सर्वेक्षण किया गया तो 32 मरीज मिले हैं मलेरिया के, ठीक है। अब समझ सकते हैं डेंगू ज़्यादा फैल रहा है, चिकनगुनिया, ठीक है। तापमान बढ़ रहा है, ठीक है, तापमान बढ़ रहा है तो उमस बढ़ रहा है, जिससे चिकनगुनिया जैसी बीमारियाँ हो रही हैं, समझ रहे हैं आप, जिससे जीवन प्रत्याशा कम हो रही है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मौसम संबंधित विषाणु जनित बीमारी, जैसे मौसम संबंधित जो विषाणु जनित बीमारियां हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। जैसे कि अगर देखिए तो अगर मैं देखा जाए तो गर्मी के दिन में क्या होता है ना, अगर आप कोई भी संक्रमण चीज़ है उसको फेंक दीजिए, जैसे कोई पशु पक्षी मर गया तो जल्दी से सड़ने लगता है, गलने लगता है, उसका दुर्गंध फैलेगा, उससे अलग तरह का बीमारी होगा, समझ रहे हैं आप। और जैसे कि कुछ विषाणु हैं, कोरोना जैसी बीमारियाँ हैं वो गर्मी के दिन में ज़्यादा पड़ती हैं, समझ रहे हैं आप। विषाणु टाइप की बीमारियाँ हैं उनको ज़्यादा स्पीड मतलब बूस्ट मिल जाता है इसमें,
ठीक है। तो चलिए अब देख सकते हैं तो जलवायु का स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ता है। अब देखते हैं कि झारखंड में जलवायु का जो अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, अगर देखा जाए तो ग्रीन पीस रिपोर्ट के अनुसार झरिया जो सबसे दूषित शहर माना गया है, ठीक है, वहाँ के लोगों की जो जीवन प्रत्याशा है बहुत कम हो चुकी है। मैं आपको बता दूं बहुत कम हो चुकी है। और इस टाइप का है कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा दमा के मरीज मिल रहे हैं, श्वसन संबंधित मरीज मिल रहे हैं, ठीक है, ब्लड प्रेशर किसी का हाई चल रहा है। तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए झरिया में सबसे ज़्यादा बीमारियाँ नोटिस की जा रही है। ठीक है, तो ये भी है, ठीक है, जिसके कारण हमारी अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है। ठीक है, अगर लोग ही मरते रहेंगे तो आप समझ ही रहे हैं। और झरिया के कारण क्या होता है, वहाँ के पानी को दूषित हो जा रहा है, जलवायु दूषित हो जा रही है। ठीक है, जैसे आप समझ ही रहे हैं कि जो कोयला दोहन है उसके द्वारा क्या होता है, जल प्रदूषण हो रहा है। जल प्रदूषण के वहाँ के लोगों को क्या हो रहा है, तो बीमारियाँ हो जा रही हैं। ठीक है, वहाँ का जो क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र है, वो दूषित हो जा रहा है। किसी जो क्षेत्र है वो बंजर हो जा रहा है, जिसके कारण वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे लोग कृषि नहीं कर पा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। तो ये सब कारण हो सकते हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में गिरिडीह को क्या है, गिरिडीह में सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस उत्सर्जन जिला कहा गया। ठीक है, गिरिडीह में सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस उत्सर्जन होता है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, उसको आप देखिए। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि झारखंड में भूगर्भ भंडार में कमी आई है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन का ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, राज्य में जो भूगर्भ जल भंडारण था वो 500 मिलियन क्यूबिक मीटर था, जिसमें गिरावट देखी जा रही है, कुछ कम हो गया है। ठीक है, तो ये सारे जो प्रभाव हैं ये सब पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के कारण ही हो रहे हैं। ठीक है, अब देखिए झारखंड में वर्षा का प्रभाव देखिए, मैं बताता हूँ। वर्षा कहीं कहीं पे ज़्यादा वर्षा, कहीं कहीं कम वर्षा, कहीं कहीं पे सूखा, तो कहीं कहीं पे बादल फटना इस टाइप के आ रहा है। ठीक है, तो अब देख सकते हैं झारखंड में वर्षा का क्या प्रभाव है। औसत वर्षा हमारे यहाँ 140 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ठीक है, अब देखिएगा औसत वर्षा हमारे यहाँ 140 सेंटीमीटर होता है। अगर वर्षा का देखा जाए तो दक्षिण पश्चिमी मानसून जो मानसून है उससे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है, कितने, तो 82.20% जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होती है। और सबसे ज़्यादा वर्षा कब होती है, तो जून और सितंबर में। आप समझ ही रहे हैं, सितंबर का महीना चल रहा है, कहीं वर्षा है ही नहीं। तो ये सब किसका कारण है दोस्त, ये सब जलवायु परिवर्तन का कारण है। बहुत सारे जिले, हमारे 9 जिले क्या हैं, तो सूखे ग्रस्त हो गए। और मुझे लगता है कि झारखंड सरकार और 2-4 दिनों में, मतलब इस महीने में, कुछ और जिलों को सूखाग्रस्त घोषित कर देगी। ठीक है, जैसे आपको मालूम होगा 2010 में हमारे जो 24 जिले थे उसको सूखाग्रस्त घोषित कर दिया गया था। तो पता नहीं इस साल भी हो जाए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ इस साल बारिश तो हो ही नहीं रही है, समझ रहे ना। तो जून सितंबर में बारिश होना था और सितंबर आने वाला है, बारिश का कोई पता ही नहीं है, समझ रहे ना। तो सबसे ज़्यादा वर्षा किससे होता है, तो दक्षिण पश्चिमी मानसून के द्वारा। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा वर्षा झारखंड में किस मानसून से होती है, तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से 82.20%। ठीक है, और किस समय होती है, तो जून और सितंबर के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, उत्तर पूर्वी मानसून। तो उत्तर पूर्वी मानसून से कितने आ जाते हैं, तो 6.5। ठीक है, तो 6.5% जो वर्षा होती है वो कहाँ किसके कारण होती है, तो उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है ना। जो बंगाल की खाड़ी से जो चक्रवात चल के आता है उसके कारण कितना होते हैं, तो 6.5% वर्षा होती है। ठीक है, जाड़ा के समय भी कुछ वर्षा होती है। ठीक है, वो कितनी होती है, तो 3.7% जो वर्षा होती है वो जाड़ा के समय होती है। तो इससे आप देख के समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये सब तो होते हैं मगर वर्षा ही नहीं हो रही है। आप समझ सकते हैं, वर्षा नहीं होगी, सूखा पड़ जाएगा, बेरोजगारी बढ़ जाएगी, खाद्यान्न की कमी हो जाएगी, भुखमरी, कुपोषण। ठीक है, आप बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ क्षेत्रों में अब देखिए इसका जलवायु परिवर्तन का कारण देखिए। ठीक है, पहला नंबर तो हमारे यहाँ ये जो क्षेत्र है इसमें वर्षा नहीं हो रही है, यहाँ पे सूखा बढ़ता चला जा रहा है दिन प्रतिदिन। ठीक है, जैसे जैसे साल गुजर रहा है यहाँ का जो टेम्परेचर है हाई होते जा रहा है। ठीक है, वर्षा की कमी होते जा रही है, यहाँ का भूमि बंजर होते जा रहा है। उसी तरह के कुछ जगह जो जिले हैं जहाँ पे क्या होता है 150 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा हो जा रही है, कहीं 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो जा रही है। ठीक है, तो बहुत ऐसे जिले हैं जहाँ पे 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो रही है, और कहीं कहीं ऐसे जिले हैं जहाँ पे 150 सेंटीमीटर से मतलब 150 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा हो रही है। अगर देखा जाए तो जैसे रांची का क्षेत्र, अगर मैं बोल दूँ तो जैसे रांची का क्षेत्र है, तो रांची के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो वहाँ पे ज़्यादा वर्षा हो रही है। ठीक है, वहाँ 30% की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, रांची में देखिए, रांची में वर्षा ज़्यादा, इधर वर्षा कम। तो ये सब किसके कारण है, ये सब जलवायु परिवर्तन के कारण है। ठीक है, अगर एक समान वर्षा होता तो चारों तरफ खेती होता। ठीक है, हमारा आय बढ़ता। ठीक है, बेरोजगारी कम हो जाता, जो कृषि संबंधित क्षेत्र हैं वो बढ़ते आगे बढ़ते। ठीक है, खाद्यान्न की कमी नहीं होती, निर्यात करने की कमी नहीं होती, समझ रहे आप। तो ये सब हैं, तो कहीं पे वर्षा कम तो कहीं पे वर्षा ज़्यादा। तो इसको आप याद रखिएगा कि सबसे कम वर्षा कहाँ हो रहा है, तो सबसे कम अगर वर्षा सूखा कहाँ देखा जा रहा है, तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो परमाणु प्रमंडल है वहाँ, और रांची में 30% की वृद्धि हुई है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन के कारण। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा अगर वर्षा हो जाए तो नेतरहाट में होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ, नेतरहाट में। अगर सबसे ज़्यादा वर्षा वाला जिला कौन है, तो हजारीबाग है। ठीक है, इसको भी याद रखिए, सबसे ज़्यादा वर्षा वाला जिला तो हजारीबाग है। और सबसे कम वर्षा कहाँ होता है, तो चाईबासा में होता है। ठीक है, तो ये सब फैक्ट है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, वैसे मैं इस सबको पढ़ाया हुआ हूँ। ठीक है, और
आप देखेंगे तो अगर जल वो देखेंगे ना फैक्ट में इस सबको मैं पढ़ाया हूँ और ये सब जियोग्राफी का चीज़ है। वैसे मैं जलवायु परिवर्तन पढ़ा रहा हूँ तो आपको बता दे रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ, तो नेतरहाट में। अगर जिला के माने तो जिला में कहाँ, तो हजारीबाग में। और सबसे कम वर्षा तो चाईबासा में। तो ठीक है, तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। और रांची में सबसे ज़्यादा वर्षा हो रही है, 30% वृद्धि हो गई है। ठीक है, अब देखिए झारखंड में, जो झारखंड राज्य में जलवायु परिवर्तन की जो क्रियात्मक जो इकाई है उसको देख लेते हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मतलब यूएनडीपी के सहयोग से यहाँ पे एक केंद्र स्थापित किया गया है। ठीक है, भारत सरकार द्वारा गठित 2008 में एनएपीसीसी मतलब नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज के द्वारा 8 मिशन की घोषणा की गई है झारखंड में। ठीक है, ये सब किसके लिए है, तो जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए। ठीक है, और देखिए झारखंड में झारखंड स्टेट क्लाइमेट चेंज एक्शन यूनिट की स्थापना 2016-17 से प्रस्तावित है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि झारखंड राज्य द्वारा, ठीक है, जो क्लाइमेट एक्शन जो यूनिट है उसकी स्थापना कब से प्रस्तावित है, तो 2016-17 से प्रस्तावित है। ठीक है, एनएपीसीसी के द्वारा कितने मिशन की घोषणा की गई है झारखंड में, तो 8 मिशन की घोषणा की गई है। तो ये सब क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो ये झारखंड सरकार द्वारा काम की जा रही है। ठीक है, अब देखिए वर्ल्ड क्लाइमेट डाटा के अनुसार, देखिए वर्ल्ड क्लाइमेट डाटा ना, वर्ल्ड क्लाइमेट डाटा के अनुसार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं और अगर मेंस में ये बहुत सहायता करेगा। ठीक है, डाटा आप देख लीजिए। डाटा कह रहा है कि वर्ल्ड क्लाइमेट डाटा के अनुसार 2020 से लेकर 2050 के बीच में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी तापमान में। ठीक है, कब, तो गर्मी के दिन में 2 से 3% की वृद्धि हो सकती है। ठीक है, ये कौन कह रहा है, तो ये वर्ल्ड क्लाइमेट का डाटा कह रहा है। 2020 से लेकर 2050 के बीच में जो झारखंड में गर्मी के मौसम के टाइम 2 से 3% की वृद्धि सामान्य दर से, जितना सामान्य हो रहा है उससे 2 से 3% जो डिग्री है वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, उसको आप देख लीजिए, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि अभी औसत कितना है, तो 25 डिग्री सेल्सियस है, तो औसत कितना हो जाएगा, तो 28 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, उसमें ज़्यादा बढ़ जाएगा गर्मी के दिन में। जाड़े के दिन में तो 4 से लेके 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 4.7 से लेके 4.2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाएगी जाड़े के समय में। गर्मी के समय में 2 से 3, जाड़े के समय में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाएगी। किसके अनुसार, तो वर्ल्ड क्लाइमेट डाटा के अनुसार। ठीक है, 2020 से लेकर 2050 के बीच में। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं और अगर मेंस में क्वेश्चन आए तो आप इसको कोट कर सकते हैं, अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो नोट दे लेते हैं। अगर देखिए, अगर कहा जाता है, वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर 1 से लेकर 4% की वृद्धि हो गई तापमान में, तब क्या होगा ना, चावल और टमाटर के उत्पादन में 40% की गिरावट हो सकती है। ठीक है, मेरा मानना नहीं है, ऐसा कहा जाता है, जो वैज्ञानिक है, कृषि वैज्ञानिक है, कि अगर तापमान में 1 से लेकर 4% तक की वृद्धि हो जाएगी तो चावल और जो टमाटर है उसके उत्पादन में 40% की गिरावट आ जाएगी। समझिए आप, और चावल और जो टमाटर में, अगर चावल में गिरावट आ जाएगी तो खाद्यान्न में कमी आ जाएगी, खाद्यान्न में कमी आ जाएगी तो क्या कुपोषण हो जाएगा। ठीक है, महामारी बढ़ जाएगी, समझ रहे हैं आप, भुखमरी बढ़ जाएगी। तो ये सब है, एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। ये मेरा डाटा नहीं है, ये किसका डाटा है, तो ये वर्ल्ड क्लाइमेट चेंज का डाटा है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए लगता है बारिश हो गया। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा ये। तो जलवायु परिवर्तन पर झारखंड राज्य एक्शन प्लान CAPCC 2014। ठीक है, तो क्या है इसका उद्देश्य देखिए आप, कि झारखंड जो राज्य एक्शन प्लान जो स्थापित किया गया था 2014 में। ठीक है, उसमें क्या है इसका उद्देश्य, देखिए उद्देश्य क्या है कि, रुकिएगा थोड़ा सा गेट बंद कर लेता हूँ मैं, थोड़ा आवाज़ कम आएगा बारिश का। हाँ, तो कहा था मैं कि जो झारखंड राज्य एक्शन प्लान CAPCC 2014, उसका उद्देश्य क्या है, तो उसका उद्देश्य देखिए आप, उसका उद्देश्य है कि जलवायु परिवर्तन से प्रभावित क्षेत्रों की पहचान करना। ठीक है, झारखंड में जो जलवायु क्षेत्र से प्रभावित क्षेत्र हैं उसकी पहचान करना, संवेदनशील जो जिला है उसका मानचित्र तैयार करना। ठीक है, और उसको उस जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नीतियाँ और योजनाओं को शामिल करना। ठीक है, ये सब किसका उद्देश्य है, तो झारखंड राज्य एक्शन प्लान का। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा जलवायु को लेकर। ठीक है, चलिए अब कुछ प्रमुख बिंदु देख लीजिए आप। प्रमुख बिंदु देखिए कि राष्ट्रीय हरित मिशन के तहत, जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया था, राष्ट्रीय हरित मिशन के तहत 4 राज्यों में वन घनत्व के सुधार के लिए, ठीक है, वन जो घनत्व है उसके सुधार के लिए 90202.68 लाख रुपए की योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। ठीक है, जिसमें हमारा झारखंड राज्य भी शामिल है। ठीक है, हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो वन्य क्षेत्र है, वन्य क्षेत्र में 0.48% की वृद्धि आई है 2021 में, 2019 की अपेक्षा। ठीक है, हमारे यहाँ भी कितना है वन क्षेत्र, तो 29.76% है 2021 के आंकड़ों के अनुसार। ठीक है, तो आप थोड़ा अपडेट हो जाइएगा अगर आपको नहीं मालूम होगा तो, क्योंकि वन रिपोर्ट 2021 आ गया है। ठीक है, और 110 किलोमीटर स्क्वायर वर्ग में, मतलब कि इसमें वृद्धि हुई है। ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर वृद्धि हुई है, भूमि जो जंगल की वृद्धि है वो हुई है। तो ये आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय हरित मिशन किन 4 राज्यों में चलाया जा रहा है, तो झारखंड, मणिपुर, केरल और मिजोरम। ठीक है, किसके लिए, तो वन घनत्व को बढ़ाने के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ वन घनत्व की कमी आ गई है, क्योंकि 33%
वन चाहिए, ठीक है, पर्यावरण संतुलन के लिए। और हमारे यहाँ कितना है, तो 29.76% है, ठीक है, अभी भी 3% की कमी है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे चलाई जा रही है योजना राष्ट्रीय हरित मिशन, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, झारखंड कृषि में परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क, ठीक है, CCKNIA 2013 में स्टार्ट किया गया, ठीक है। कब स्टार्ट किया गया, तो 2013 में स्टार्ट किया गया है CCKNIA, ठीक है, भारतीय कृषि में परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क, ठीक है। तो इसके तहत 3 राज्यों को शामिल किया गया है, जिसमें हमारा कौन है, तो हमारे यहाँ है महाराष्ट्र, उड़ीसा और झारखंड। और झारखंड में भी 2 जिले को शामिल किया गया है, जिसमें कौन सा है, तो रांची और पूर्वी सिंहभूम जिला शामिल है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा कि CCKNA 2013 में स्टार्ट किया गया है, ठीक है, कृषि में परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क। उसमें झारखंड के कितने जिलों को शामिल किया गया है, तो 2 जिलों को शामिल किया गया है। कौन से जिले, तो वो है रांची और पूर्वी सिंहभूम, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, बन सकते हैं क्या, क्वेश्चन बनते हैं इसके, ठीक है। तो चलिए अब देखिए जो जलवायु परिवर्तन है उसके उपाय, ठीक है, उसको कम कैसे कर सकते हैं हम, ठीक है। जल परिवर्तन को कम करने के उपाय, ठीक है, डायग्राम सब देख के समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए पहला नंबर, पर्यावरण शासन विधि में बदलाव के साधन, ठीक है, कैसे हम पर्यावरण को कम कर सकते हैं, मतलब जलवायु परिवर्तन को कम कर सकते हैं। तो कानून या नीति को बढ़ाएंगे, ठीक है, योजना बनाएंगे कैसे कैसे हम जीवन मतलब उसमें सुधार कर सकते हैं, जिसमें हम वन्य क्षेत्र को बढ़ावा देंगे, ठीक है, वन रोपण को बढ़ावा देंगे, और जो भी अवशिष्ट निकलने वाले हैं कारखानों से उनका अच्छे से हम क्या बोलते हैं प्रबंधन करेंगे, समझ रहे ना आप, ठीक है। तो एक पहला हो गया। दूसरा क्या होगा, जनता की भागीदारी, जनता को जागृत करेंगे हम, और जनता की भागीदारी को लेंगे, जनता भी हमारे साथ भागीदारी के रूप में सम्मिलित हो जाएगी, ठीक है, जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए। जैसे कि वनों की कटाई कम कर देंगे, ठीक है, जैसे कि नाइट्रोजन युक्त जो भी उर्वरक है उसको कम कर देंगे, जिससे भूमि प्रदूषण कम हो जाएगा, ठीक है, अति चराई कम कर देंगे, ठीक है। तो जैसे कि बिजली है तो बिजली का जो अनावश्यक तरीके से बिजली खपत हो रही है उसको कम कर देंगे, ठीक है, वन रोपण को बढ़ावा देंगे अपने व्यक्तिगत तरीके से। तो जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना, ठीक है, जो अगर जनता साथ रहेगा तो आप किसी भी चीज़ को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो जनता की भागीदारी, फिर प्राइवेट सेक्टर जो है उनकी भी भागीदारी, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर भी इसमें सहयोग करेंगे, कुछ फंड ट्रांसफ़र करेंगे और अपने तरीके से बहुत सारे उद्योग लगाएंगे, प्लांट लगाएंगे, ठीक है, और जैसे कि वृक्षारोपण करेंगे। मैं बता दूं कि अगर देखा जाए तो आप जाते होंगे कहीं, अगर आप जमशेदपुर में जाते होंगे तो जमशेदपुर के द्वारा बहुत सारे पार्क का निर्माण किया गया है, ठीक है। तो ये किसको बढ़ावा देता है, तो ये क्या है, वो जलवायु प्रदूषण में कमी के लिए ही वहाँ पे पार्क बनाए गए हैं, पेड़ लगाए जाते हैं, ठीक है, कुछ क्षेत्र फंड ट्रांसफर किए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो प्राइवेट सेक्टर की भी भागीदारी चाहिए हमें, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट क्या करते हैं, जीवन शैली में सुधार, हमें जीवन शैली में थोड़ा सुधार करना चाहिए, हमें ज़्यादा बिजली का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है, हम एसी का कम इस्तेमाल करें, टीवी जो कूलर है फ्रिज है उसका कम इस्तेमाल करें, ठीक है। इससे क्या होता है, जैसे फ्रिज से जो CFC निकलता है जिससे ओजोन क्षरण होता है, तो ठीक है, हम अपने जीवन शैली में सुधार कर सकते हैं। सार्वजनिक गाड़ी का प्रयोग करेंगे, ठीक है, व्यक्तिगत गाड़ी का प्रयोग ज़्यादा नहीं करेंगे, और जो बिजली है उसकी खपत को कम कर सकते हैं, हम वृक्षारोपण को बढ़ावा दे सकते हैं, अपन जीवन शैली में सुधार कर सकते हैं, ठीक है, अपने आप को स्वच्छ रख सकते हैं। स्वच्छ भारत अभियान के तहत LPG का प्रयोग करेंगे, सौर ऊर्जा का प्रयोग करेंगे, तो हम अपने जीवन में भी सुधार कर सकते हैं, ठीक है। और अंतर सरकारी सहयोग, ठीक है, जो अंतर सरकारी सहयोग तो है ही है, सरकार भी इसमें सहयोग कर ही रही है और जलवायु परिवर्तन में अपना योगदान दे ही रही है। बहुत सारे फंड आते हैं, बहुत सारे फंड झारखंड सरकार के द्वारा बनाए गए हैं, और कुछ जैसे कि मैं बता रहा हूँ जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बहुत सारे जो आए हैं, जैसे कि चलिए कुछ झारखंड की नीतियों को देख लेते हैं, योजनाओं को देख लेते हैं जो जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण जो प्रदूषण है उससे रिलेटेड है, ठीक है। वैसे मैं ये सारी नीतियों को पढ़ाऊंगा, जब मैं योजना और उप योजनाएं और नीति पढ़ाऊंगा तो ये सारी नीतियों को पढ़ाऊंगा। चलिए एक ओवरव्यू देख लेते हैं, इससे रिलेटेड है तो पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो पहला है झारखंड राज्य जल नीति, ठीक है, ये कब आया था, तो ये 2011 में आया था। इसका काम क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, तो जल संसाधन का जो जल संसाधन है उसका उचित प्रबंधन करना, ठीक है, विशेषकर जो नदी का जल है ना उसका संरक्षण करना, ठीक है, बांध निर्माण करके, तालाब निर्माण करके, समझ रहे हैं, इसको संरक्षण करना था, ठीक है। अब देखिए जो पर्यावरण वन्य मंत्रालय है उनके द्वारा 2009 में राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन किया गया, ठीक है, और उसी के तहत झारखंड में झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन है, CM है, और जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो रांची में है, ठीक है। इसे आप याद रखिएगा, इसे क्वेश्चन बन सकता है कि झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब हुआ था, तो 2009 में हुआ था, इसका अध्यक्ष कौन है, तो CM है, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो रांची में है, ठीक है। और सेकंड क्या है, झारखंड ऊर्जा नीति 2012, ठीक है, और सौर नीति भी आया हुआ है, ठीक है, ये सारे जो है ना सब रिलेटेड है, तो आप सौर नीति भी लिख दीजिएगा। सोलर के लिए सौर नीति आया था 2015 में, इसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। वैसे मैं सारे को पढ़ाऊंगा, वैसे मैं ओवरव्यू देने के लिए लिख दिया हूँ, तो आप देख लीजिए कि झारखंड ऊर्जा नीति आई थी जिसमें ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए बात कही गई थी, और नवीकरणीय जो ऊर्जा है उसको बढ़ावा देने की बात कही गई थी, ठीक है।
ठीक है। नवीकरणीय ऊर्जा जैसे कि टाइडल एनर्जी हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, सोलर ऊर्जा हो गया, ठीक है। इसी के तहत आपको नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन 2001 में किया गया था, ठीक है। और सोलर नीति आया रखा था कब, 2015 में सोलर नीति आया है, ठीक है। इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। वैसे मैं सारे को पढ़ाऊंगा, जब मैं योजना पढ़ाऊंगा तो सबको पढ़ाऊंगा। कुछ और योजनाएं हैं जैसे कि मुख्यमंत्री जनमन योजना है, आर्या योजना है, बिरसा मुंडा ग्राम हरित योजना है जिसमें जल संरक्षण का बात किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी योजनाएं हैं। वैसे मैं कुछ योजनाओं को पार्टों में पढ़ाया हूँ, उसको आप देख लीजिए, ठीक है। और जितने भी योजनाएं हैं जो इससे रिलेटेड है वो इसमें मैंने लिख दिया है, और कुछ योजनाएं हैं जिसको मैं योजनाओं के चैप्टर में पढ़ा दूंगा, ठीक है। वहाँ भी इसी तरीके से पढ़ाऊंगा। अगर आप भी चाहते हैं हमारे साथ जुड़ के पढ़ना और जेपीएससी की तैयारी करना तो आज ही आप हमारे स्टडी टेबल चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं हमारे जैसा नोट्स लेना, देख रहे हैं आप नोट्स किस तरीके से बनाया गया है, एक पॉइंट को बनाया गया है, ठीक है। आप देख ही सकते हैं, एक पॉइंट को लिखा हूँ मैं, और ये मेंस के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी हो जाता है इसका डेटा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं हमारे जैसा नोट्स लेना या फिर नोट्स बनाना, अगर आपको समय कम है तो आप मेरा नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। मेरे नोट्स लेने के लिए आप 7992301884 पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है, या फिर व्हाट्सएप SMS कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। पढ़ते रहिए, मस्त